गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं कुछ केस स्टडी करूँगा। कुछ स्टॉकों पे हम केस स्टडी लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना पड़ेगा हमें कि हमारा मेन मार्केट जो निफ्टी है, जो पूरे मार्केट में सबसे बड़ा इंडेक्स है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो इंडेक्स भी हमारे फेवर में है या नहीं। अभी पब्लिक क्या चाह रही है, एक पब्लिक की साइकोलॉजी क्या बन रही है कि जो स्टॉक नीचे मिल रहा है उसे खरीदो और जो खरीद रखा है उसे एवरेज करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप समझो इस चीज़ को कि एक मार्केट जो 2020 से जिसने एक ट्रेंड कंप्लीट किया था, ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है, ये एक ट्रेंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये वाली करेक्शन की, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपने एक अप ट्रेंड में काम कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो ये हमारा चार्ट है। रिसेंटली मैं बात करता हूँ, लास्ट जून से लेकर अभी तक मार्केट ने 21,200 से 26,200 का हाई लगाया। 5,000 पॉइंट का ये हाई है। 5,000 पॉइंट की आप उस बस में सवार होने जा रहे हैं अब, जो बस ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पे जा चुकी है, अपना एक टारगेट प्राइस कंप्लीट करके आ चुका है। लेकिन फिर वही बात कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से साइकोलॉजी देखो आप ट्रेडर्स की, कि पहले मार्केट गिरता था। पहले मार्केट जब जब मार्केट गिरा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि जब जब मार्केट गिरा, मार्केट ने एक बाउंस दिया। जब जब मार्केट गिरा, बाउंस दिया, मार्केट दिया, बाउंस दिया, गिरा, मार्केट ने बाउंस दिया। क्या आदत बन चुकी है, आज ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट जो गिरा है वो खरीदारी के लिए गिरा है, बट ये गलत है। आज मार्केट 5,000 पॉइंट का एक ट्रेंड देने के बाद अपने फर्स्ट लो को तोड़ के बैठा है, अपने फर्स्ट लो पॉइंट को ब्रेक करके बैठा है, जिसने अभी तक इस पूरे ट्रेंड में, इस 18,000 के ट्रेंड में अभी तक कोई भी लो पॉइंट नहीं टूटा था। आप स्क्रीन फॉलो कीजिए, नॉट इमोशंस। इमोशंस से मार्केट नहीं चलता, हम स्क्रीन फॉलो करते हैं। मार्केट ने अपना पहला लो पॉइंट तो तोड़ा ही तोड़ा है, उसके बाद नीचे सस्टेन भी करके अगेन सेलिंग ट्रेंड दिया है। नो डाउट ये जो पूरा मार्केट है, इस पूरे ट्रेंड की ये करेक्शन हो रही है। ये हम समझ चुके हैं कि इस पूरे ट्रेंड की एक ये करेक्शन है। करेक्शन डाउन ट्रेंड में हो रही है, मतलब एक अप ट्रेंड चार्ट गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में करेक्शन हो रही है। डाउन ट्रेंड की करेक्शन कहाँ तक पहुंचेगी, टेक्निकल कहता है पहला सपोर्ट टूटता है तो हम दूसरे सपोर्ट को अप्रोच करते हैं, दूसरा सपोर्ट भी टूटने के कगार पर है। क्या ये मेन मार्केट खरीदारी के लिए है? 3,000 पॉइंट मार्केट बहुत स्पीड से गिरा है। अगर मैं पिछले लेवल्स को कैलकुलेट करूं तो पिछली जितनी कैंडलों में बाइंग नहीं आई है, उतनी कैंडल स्टिक्स में सेलिंग आ चुकी है। हमें क्या समझना है यहाँ पे, हर व्यक्ति को मार्केट ने ये आदत लगाई है कि जब जब मैं गिरूंगा खरीदने के लिए गिरूंगा। लेकिन इस बार ना तो बाउंस आ रहा है, ना ही मार्केट अपसाइड जा रहा है। साइकोलॉजी के साथ स्क्रीन को भी फॉलो करो कि हर बार पहले मार्केट नीचे टिकता नहीं था, मार्केट नीचे गिरता था सीधा ऊपर, मार्केट नीचे गिरता था सीधा ऊपर। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार मार्केट नीचे गिरा है तो नीचे ही है। आप कल की ट्रेडिंग देखो कि कल मार्केट ने 300 पॉइंट का बाउंस लिया, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अब इसे वजह आप कुछ भी दे सकते हैं, जो वॉर चल रहा है उसको दे सकते हैं, चाइना में एफआईआई शिफ्ट हो गए। मैं स्क्रीन पे फॉलो कर रहा हूँ हमारे चार्ट को। चार्ट मुझे बता रहा है कि फर्स्ट लो पॉइंट टूट चुका है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका एक टारगेट आ चुका है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका एक टारगेट आ चुका है और मार्केट अब सेलिंग में कंटिन्यू कर रहा है। क्या यहाँ पे स्टॉक्स में एवरेज करना चाहिए या न्यू स्टॉक हमें बाय करना चाहिए? इसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि यहाँ से मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट अपनी करेक्शन साइज को बढ़ा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप सोचो कि मार्केट 3,000 पॉइंट गिर गया अब नहीं गिरेगा, कोई बात नहीं, मार्केट 10,000 पॉइंट भी गिर सकता है। ये मार्केट है। मार्केट अगर 7,500 का मार्केट 25,000 जा सकता है तो 25,000 का मार्केट वापस 18,000 भी आ सकता है। तो नो डाउट हम स्क्रीन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये शुरू से नेचर है मार्केट का नेचर आप समझो नए ट्रेडर्स, कि मार्केट सीधा कभी नहीं गिरता है, ना ही मार्केट सीधा कभी ऊपर जाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट अपने
लेवल्स को कंसोलिडेशन के साथ नीचे या ऊपर करता है। फर्स्ट रन देन रेस्ट, सेकंड रन देन रेस्ट। नीचे भी आप रेस्ट करते हुए गिरोगे, जैसे ये गिरे आप, यहाँ से यहाँ तक आप पहले गिरे, ये साइडवेज चार्ट, फिर गिरे, ये कंसोलिडेशन चार्ट, फिर नीचे गिरे आप। यहाँ पे बात आती है कि हमें किन स्टॉकों को फोकस करना चाहिए। अब एक चीज समझो आप कि मार्केट में जब मार्केट गिर रहा था तो कुछ स्टॉक ऐसे थे जो अप ट्रेंड में चल रहे थे, वो कहाँ तक गिरे हैं। जैसे टेक महिंद्रा का एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। टेक महिंद्रा मार्केट गिरने के पहले ही ऊपर जा चुका था, तो जब वो मार्केट के साथ गिरा तो जितनी उसने ऊपर की चाल ली थी वहीं तक गिरा है वो। साइकोलॉजी आप चार्ट पे समझो कि मार्केट को किन स्टॉकों को यहाँ से निकालना है। सारे स्टॉक तो ऊपर नहीं आएंगे। आप सोचो कि 3000 पॉइंट गिर चुका है मार्केट और ये स्टॉक 300 रुपये नीचे मिल रहा है तो वापस ऊपर जाएगा, तो वो 300 रुपये गिरा क्यों। दूसरी बात, स्ट्रक्चर मेन रहता है। तो मैं आपके सामने अभी कुछ स्टॉक डिस्कस करूंगा। आज सिंगल स्टॉक नहीं है, 2-3 स्टॉक है। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, प्लस एक बायर सेलर की सोच क्या होती है। यहाँ से मार्केट गिर चुका है, मैं मार्केट की भी आपको रिसर्च बताऊंगा। पहले हम चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को डिस्कस करते हैं DCAL, डिशमान कार्बो एम्सिस लिमिटेड। अब ये जो चार्ट है ये ड्रग्स में डील करता है, मतलब फार्मास्यूटिकल का चार्ट है, हेल्थ केयर जो टेक्नोलॉजी है इसका चार्ट है। एक तरीके से आप फार्मा सेक्टर का ही समझ लो। फार्मा सेक्टर में ये स्टॉक जो है इसके फंडामेंटल्स मैंने चेक किए हैं। हालांकि हमें देखिए, यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 3 तरह के मार्केट में ट्रेडर होते हैं। एक जो इंट्राडे काम करते हैं, उन्हें फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं। एक जो स्विंग काम करते हैं सिर्फ 20-25 दिन के लिए या 1 महीना 2 महीने की ट्रेडिंग के लिए, उनको भी फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं। फंडामेंटल्स आपको तब देखने चाहिए जब आप उस कंपनी में या उस शेयर्स में 5 से 7 साल के लिए आ रहे हैं और अपना कुछ हेवी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। अब मुझे खरीदना ही 50 शेयर है, खरीदना ही हफ्ते भर के लिए है, तो मैं कंपनी का फंडामेंटल देख के करूंगा भी क्या। साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं। अब हर रिजल्ट पे अगर मैं ट्रेडिंग करने लग जाऊं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। फंडामेंटल्स तब देखे जाते हैं जब कंपनी में कुछ हेवी इन्वेस्टमेंट बड़े टाइम फ्रेम के लिए किया जाता है। मुझे चाहिए ही 30-40%। अगर मैं इस स्टॉक को देखता हूँ, ये एक DCAL का स्टॉक है, मंथली चार्ट में देख रहा हूँ। मंथली पे ये स्टॉक 2017 में लिस्ट हुआ था 220 रुपये पे, वहाँ से ये सीधा गिरा नीचे और मार्च से लेकर अप्रैल में, मतलब 2017 से लेकर 2020 3 साल तक सेलिंग रही। उसके बाद इसने एक अप ट्रेंड दिया है और अप ट्रेंड देने के बाद संभाल रखा है। अब नो डाउट मैं चलता हूँ पूरा सीधा फंडामेंटल्स को छोड़ के, मैं सीधा टेक्निकल पे वर्क करता हूँ। मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी होती है, मैं सिर्फ मार्क करता हूँ वो चीज़ जो काम की है। आज एक स्टॉक ने सेलिंग दी, यहाँ पे इसका बॉटम क्रिएट है, इसने फिर एक लेवल ऊपर दिया, पुराने हाई को तोड़ रखा है। ये लो पॉइंट मुझे मिला है, ये हाई पॉइंट मुझे मिला है और ये हायर लो पॉइंट मिला है मुझे। मैं स्ट्रक्चर समझ चुका हूँ कि मार्केट इस लो के पॉइंट को देने के बाद एक नया लो क्रिएट नहीं किया है। और जो मेरा ये जो सेकंड हायर लो कंप्लीट हुआ है, ये हुआ है मेरी 78 की रिट्रेसमेंट पे। तो कुल मिला के बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक ट्राइंगल बेस में काम कर रहा है। मैं इसमें क्यों आया हूँ, लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि मेरा जो मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट है, मेरे मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट में सीधी सी चीज़ है, मैंने आपको बता रखी है कि मूविंग एवरेज हमें टाइमिंग बता देता है। मूविंग एवरेज हमें टाइमिंग बताता है, टाइमिंग सेटअप है ये। अब ये स्टॉक में मैं 2018 से 2024, मैं 6 साल से नहीं देख रहा हूँ इस स्टॉक को। हम 6 साल पहले भी पोजीशन बना के नहीं बैठे। जो एक ट्रेडर, नया ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बना के बैठा है 2019 में, 2021 में, 2024 में, हम आते हैं तब जब टाइम कंप्लीट हो चुका होता है। टाइमिंग सेटअप आपका टाइम बचाता है, आपको 6 महीने साल भर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वीकली में सारी मूविंग एवरेज एक जगह है, सारी मूविंग एवरेज एक जगह है। बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, यहाँ से बड़ा मूवमेंट क्रिएट होता है
तो क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं? अगर मैं वीकली चार्ट पे लोअर पॉइंट से लेकर हायर पॉइंट तक एक रिट्रेसमेंट लगाऊं 61 पे, 61 पे इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है और इस एरिया को संभाल के रखा है। 150 160 का ये एरिया है, इस एरिया को काफ़ी अच्छा संभाल के रखा है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही है, मैं लास्ट कुछ हफ्तों की बात करता हूँ, तो ये स्टॉक नीचे गिरने के बाद, ये हैमर क्रिएट करने के बाद स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मंथली में अगर मैं देखता हूँ तो मंथली में आप बार बार रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हो, 1 2 3 4, फोर्थ अटेम्प्ट है रेजिस्टेंस का। वापस हम आते हैं डेली चार्ट पे, सारी मूविंग एवरेज वीकली पे भी कंसोलिडेशन हो चुकी है, डेली पे भी हो चुकी है। अब ये टाइमिंग सेटअप के कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मैं, आप जब टाइमिंग सेटअप मुझसे सीखेंगे मैं बता दूंगा। डेली पे मैं आता हूँ तो मेरे सामने एक गिरावट हुई है और एक छोटा सा रेक्टेंगल है। अब ये छोटा सा नहीं है, देखा जाए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का रेक्टेंगल है, जिसे मार्केट में अभी ब्रेक किया है 14 नवंबर को। मैं वापस निफ्टी में आता हूँ, निफ्टी में मैं 14 नवंबर पे जाता हूँ तो 14 नवंबर को ये गिरावट हो रही थी। जब ये गिरावट हो रही थी, ये स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और सक्सेसफुली ब्रेकआउट मान भी सकते हैं, सक्सेसफुली हम इसे ब्रेकआउट मान भी सकते हैं। अगर ये स्टॉक इस रेंज के बाहर निकला है तो सारी मूविंग एवरेज अब जो है टारगेट की ओर जाने लगेगी। नो डाउट एवरेज इस दुनिया में हर चीज का एवरेज निकल के आता है, इसलिए एवरेज प्रोसेस सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन हम बेसिक भी नहीं भूल सकते। तो मेरे पास यहाँ पे भी एक लो पॉइंट है, यहाँ एक हाई पॉइंट है। अब यहाँ से आती है बात टेक्निकल की, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये डाउन ट्रेंड था इस चार्ट में और ये इसका लोअर हाई था, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर चुका है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है और जितना भी, अब टेक्निकल का नियम है प्रीवियस हाई सपोर्ट बनते हैं, तो यहाँ सपोर्ट बन के नेक्स्ट हाई भी टूट चुका है। तो क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा? क्या ये स्टॉक हमें ये वाला टारगेट देने के लिए रेडी है? ये टारगेट निकल के आ रहा है 280 का। वीकली पे वापस जाते हैं, यहाँ से निकलेगा तो ये अप्रोच करेगा। मंथली पे वापस जाते हैं, मंथली चार्ट में क्यों देखता हूँ, जाहिर सी बात है आपको अगर 1 महीने की पोजीशन बनानी है और आप सपोज करो इस कैंडल के बाद आ जाते हो, ये अकेली कैंडल 88% की, यहाँ सर दिखेगा आपको, ये अकेली कैंडल 57 पॉइंट की। अगर मैं मंथली कैंडल ना देखूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये तो देखो अनफॉर्चुनेटली एक और ट्रेड आ गई यहाँ पे 74% की, लेकिन कितना आपने ऐसा मूवमेंट देखा है? हमें पिछले महीने का अगर हेवी मूवमेंट हो चुका है तो हम इस महीने टारगेट कैसे ले पाएंगे? हो सकता है उस मूवमेंट की करेक्शन आने लग जाए इस महीने, इसलिए मंथली देखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐड करता हूँ। मंथली पे आप इस रेजिस्टेंस पे काम कर रहे थे, इस रेजिस्टेंस पे आपने एक मारूबोजू कैंडल दी है, नो डाउट आपने 30% की सेलिंग दी है। 30% की सेलिंग देने के बाद आप नीचे क्यों नहीं जा रहे? ये एरिया इतना अच्छा था कि यहाँ से आपका रास्ता नीचे का निकल सकता था। अगर डिस्मान कार्बो को, डिकेल को अगर नीचे की करेक्शन करनी होती तो ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा था। जब आप 2 मई को जो पूरे मंथ गिरे थे, अगले ही महीने गिरते हुए यहाँ आ जाते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल देने के बाद आप यहीं सस्टेन कर रहे हो। क्या समझ आता है हमें कि इतनी बड़ी गिरावट जिस ट्रेडर ने देखी होगी, वो तो नीचे से जो ट्रेडर बैठा है वो तो एग्जिट कर चुका होगा, अब उसके बाद नीचे नहीं गिर रहा है, तो इतनी बड़ी कैंडल देख के बायर भी कोई बाय नहीं करेगा। लेकिन जस्ट पास में हैमर कैंडल आई है और हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देख रहे हो ये वो उस मई की गिरावट थी, ये वाली गिरावट करते ही आप अगले ही महीने और उसके एक और महीने बाद अपने हाई को भी तोड़ देते हो। अब यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है आप उसको देखेंगे, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन को भी आपने ब्रेक कर दिया। नो डाउट ट्रेंड लाइन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ट्रेंड लाइन ट्रेंड को इंडिकेट करती है और इंडिकेटर सिर्फ टूल्स है। गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर देने के बाद गाड़ी मोड़नी पड़ती है ना हाथों से, डायरेक्ट तो नहीं मुड़ जाती,
तो इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करेंगे, काम तो हमको स्क्रीन से ही करना है। मेरे पास ये वाला एक एरिया है ITI लिमिटेड में, नो डाउट फार्मा के स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। तो मेरे पास 208 रुपये का एक अच्छा सा सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस आके अगर कुछ अच्छी सी बुलिश कैंडल देता है, इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ तो ये हमारे हार्ड रेजिस्टेंस थे। आप समझो कि आपको एक एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी, आपको बार बार एक एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी, आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये वही बात हो गई कि आप एक चौराहे से निकल रहे हो रोड से, आपको पुलिस वालों ने रोक लिया, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस है वो, अब आपको वो आगे नहीं जाने दे रहे। तो जब तक वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे आप कैसे आगे जाओगे? यही चीज यहाँ होनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 208 210 रुपये मिलता है और कोई सी अच्छी कैंडल देता है तो नो डाउट फर्स्ट टारगेट 233 का आएगा, और यहीं पे वो स्टॉप लॉस लग के हम बड़े टारगेट के लिए भी काम कर सकते हैं। अब टाइम फ्रेम जैसे जैसे चेंज होगा हमारा रिस्क का साइज भी चेंज होगा। तो 1 घंटे पे काम करते हैं तो 208 पे 1 घंटे की कैंडल, डेली पे काम करते हैं तो मैं चाहता हूँ इसमें कि एक अच्छा सा यहाँ से ये मूवमेंट क्रिएट हुआ है तो 180 का एक अच्छा सा स्टॉप लॉस रख के इसमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब नो डाउट लॉस पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, और जो ट्रेडर एग्जिट कर पाए वही इस चार्ट में काम कर सकते हैं, वही स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। मेरे सामने एक डीकेल का जो चार्ट है 180 के स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छी ट्रेड कर सकता है। मार्केट के साथ अभी इसने एक रिजेक्शन लिया है, ये 2 दिन की ट्रेडिंग थी ब्रेकआउट के बाद, ये वाली 2 दिन की ट्रेडिंग थी। इस ट्रेडिंग को क्या करता है मार्केट? अब बात आती है कि स्टॉक बताते ही ट्रेडर्स सीधे लपक पड़ते हैं बाय करने को, ऐसा नहीं करना है। आप समझो आप इस पहली बार इस बस में सवार होने जा रहे हो जिसका नाम है डिशमान कैर्वो एमिक्स। इसका पहले नेचर देखो, अब मैं आपको नेचर समझाता हूँ। ये स्टॉक अगर मैं इसको वीकली चार्ट पर देखूं तो ये स्टॉक में अपर शेडो ज्यादा बनेगी। इस चार्ट का नेचर है ये, आप सारी कैंडलें चेक करो, इसमें शेडो बहुत बनती है, मतलब ये स्टॉक वॉलेटाइल है, हाई और लो क्लोज मार के आएगा। मतलब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं कि जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा उस मूवमेंट को हल्का सा कैंसिल कर देगा और यहाँ पे बना देगा आपकी शेडो। यहाँ क्या बना देगा? आपकी शेडो। क्यों बना देगा? ये इसका नेचर है, ये ऊपर टिक नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं ये बार बार डराएगा आपको। इसका नेचर क्या है? ये जैसे ही ऊपर जाएगा रुक नहीं पाएगा। मान लो एक फॉर एग्जांपल 20 रुपए की चाल आई है, 7 रुपए वहीं क्रॉस कर देगा। इससे क्या होगा? इससे बायर्स इसमें रह ही नहीं पाएंगे। जैसे ये लास्ट रिसेंटली देखो, ऊपर गया 233 तक, फिर नीचे रिजेक्शन मार दिया और 220 पे बंद हो गया। ये ऐसे करते हुए ही ऊपर जाएगा। इसका लास्ट ब्रेकआउट भी इसी तरीके का हुआ था। हम पुराने इतिहास में जाते हैं तो आप पाओगे कि ये अपर शेडो जो है, अपर शेडो ज्यादा क्रिएट करता है, तो इससे डरना नहीं है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं। ऐसी कैंडल ज्यादा देखने को मिलेगी और डबल शेडो कैंडल भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एक DCAL जो हमारा वीकली में यहाँ से एक बड़े मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है, डेली में सारी मूविंग एवरेज है, वीकली में सारी मूविंग एवरेज है। अब आप सोच रहे हैं कि टाइमिंग सेटअप क्या है? टाइमिंग सेटअप हमारा टाइम बताता है। अगर टाइमिंग सेटअप में मुझे पता है कि एक स्टॉक जब वीकली में काम करता है तो उसे कम से कम 2.5 साल की करेक्शन लगती है, तो मेरे सामने एक चार्ट है जो प्योरली नीचे गिरने के बाद सस्टेन कर रहा है। अगर ये मंथली पे यहाँ से निकल गया तो मंथली चार्ट पे फिर ये 385 का भी टारगेट अचीव होगा। लेकिन 385 की बात करना सेंसलेस है जब तक 250 और 280 का एरिया नहीं कटता। तो फर्स्ट स्टेप 280 तक के लिए। ये स्टॉक में नीचे की एक ट्रेंड लाइन चल रही है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको 135 बोलूँ तो 135 तो 50% होता है इस स्टॉक का, कोई सेंस नहीं है ये भी। यहाँ से स्टॉक को सिर्फ डेली पे फॉलो करना है, डेली का स्टॉप लॉस। अब मान लो ये सपोर्ट बन जाता है 209 रुपए का, इससे अच्छी कंफर्मेशन इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। तो आपको जो रेजिस्टेंस, जो दिक्कत दे रही थी चीज, अब वो आपका सपोर्ट कर रही है।
नो डाउट चार्ट की तरफ से ये एक और कंफर्मेशन है। कैंडल स्टिक मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार ऊपर से रिजेक्शन आएगा इसमें, ये ऐसे ही करते हुए जाएगा। मूवमेंट इसका एवरेज में कम है, मतलब बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, ये स्टॉक 7-8% मंथली और वीकली काफ़ी अच्छा मूव करता है, तो थोड़ा सा रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। लर्निंग ट्रेडिंग फंड मैनेजमेंट, लर्निंग के बाद अगर ट्रेडिंग करते नहीं आती है तो भी कोई काम नहीं, ट्रेडिंग के बाद फंड मैनेज करते नहीं आता तो भी किसी काम का नहीं। मेरे पास ये स्टॉक है, एक है DCAL। अब आता हूँ मैं एक ITI लिमिटेड पे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये चार्ट ITI का, ये चार्ट मैंने लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट से डिस्कस किया था, जब इसमें क्या हो रहा था, एक वीकली प्रोसेस हो रही थी। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि हमारे टाइमिंग सेटअप में पूरा टाइम है। ये स्टॉक 2017 से 2023 6 साल की करेक्शन की थी। ये स्टॉक ने 6 साल की करेक्शन की थी। मैं आपको करेक्शन बताता हूँ। ये स्टॉक वीकली की 200 को ही बार बार सपोर्ट बना रहा था, ना तो वीकली की 200 के नीचे जा रहा था। पहले इसने यहाँ काम कराया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन पुराने रेजिस्टेंस पे आके फिर नीचे आ गया। ये क्या है? ये ऐसा है कि स्टॉक को अभी जाने का मन नहीं है, स्टॉक और करेक्शन करना चाहता है। अब स्टॉक और करेक्शन करना चाहता है तो क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है, अपने हाई और लो के बीच में घूमेगा। शेयर मार्केट आपको दो तरीके से परेशान करता है, याद रखना मेरी बात। फर्स्ट टाइम वाइज, सेकंड प्राइस वाइज। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो वो आपको सालों तक नीचे बिठा के रखेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो वो आपको प्राइस से डराएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा कम होता है वो प्राइस गिरने पे डरता है, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है वो टाइम से डरता है। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने ये इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया था। मैं आपको डेली चार्ट बताता हूँ इसका। तो ये ब्रेकआउट हो रहा था उस दिन डेली पे, ये मारूबोजू आई थी, ये वाली। और नो डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला गया था कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चलेगा। नो डाउट हमारा टारगेट भी 2 से 3 गुना था इसका। तो 140 रुपए का स्टॉक ने हाई मारा है 380 रुपए का। तो सीधे 140, 280 और 100 पॉइंट, यानी कि 2 से 250% का इसमें रिटर्न आया है। अब ये स्टॉक वापस क्या कर रहा है? मैजिक देखिए आप, ये स्टॉक वापस वही करेक्शन कर रहा है। ये पूरी वीकली की करेक्शन, अब टाइम फ्रेम शिफ्ट हुआ है तो डेली की करेक्शन हो रही है। क्या कर रहा है ये स्टॉक? ये स्टॉक 380 से सीधे नीचे गिरा और डेली पे आके 200 पे रुक गया। टाइमिंग सेटअप, पूरी दुनिया के चार्ट ले आओ आप कैंडल स्टिक के, टाइमिंग सेटअप तो वही काम करेगा। अब इसने डेली पे काम कराया, ये पूरा काम चल रहा है। यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये पूरा काम इस पे चल रहा है, और उसके बाद ये सपोर्ट संभाल रखा है। अब ये सपोर्ट नीचे तोड़ा और सीधे ऊपर आ गया। अब यहां आती है साइकोलॉजिकल बात। आपका एक सपोर्ट है जिस पे आप बार बार सपोर्ट ले रहे थे, बार बार सपोर्ट ले रहे थे, बार बार सपोर्ट ले रहे थे, और आपने इसको तोड़ दिया। क्या करना चाहिए एक स्टॉक का अगर एक ट्रेंड आया है, अगर उसने सपोर्ट तोड़ा है तो उसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन सपोर्ट तोड़ने के जस्ट बाद आप 4-5 दिन यहाँ पे काम कराएं और सीधे अंदर ले आए। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जिस स्टॉक का सपोर्ट तोड़ा तो आप नीचे क्यों नहीं जा रहे हो, आप ऊपर क्यों आ रहे हो? क्योंकि इसकी करेक्शन यहीं खत्म होने के सिम्टम आ चुके हैं। यहीं अगर करेक्शन खत्म हो चुकी है तो नीचे के रास्ते ये थे, ये ऊपर क्यों आ गया? ठीक है, ऊपर आ गया तो पुराना हाई भी तोड़ दिया, 314 रुपए का, ये लास्ट रिसेंट था, ये भी तोड़ दिया। अब यहां मुझे साइकोलॉजिकल ये समझ आया कि चार्ट को रास्ता नीचे का अगर चुनना है तो वो सपोर्ट तोड़ने के बाद कितना इजीली जा सकता था, लेकिन ITI लिमिटेड ने ऊपर खींच दिया। जितनी कैंडल यहाँ पे, अब आप समझो सीखने का मतलब क्या है। जितनी कैंडल में आप नीचे गिरे हो उसकी 25-30% कैंडल में आप ऊपर आ गए हो। मतलब फॉर एग्जांपल 50 कैंडल आपको गिरने में लगी तो सिर्फ आप 10 कैंडल में ऊपर आ गए। कौन स्ट्रांग है, बायर या सेलर? यहाँ बायर स्ट्रांग है। टेक्निकल सीखने का मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल को एज इट इज किताबों की तरह आप यूज करो। कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से एक गिरावट हुई, ये फर्स्ट गिरावट है।
उसके बाद ये एरिया संभाल रखा था और तोड़ दिया। अब आप समझो 30 अक्टूबर, मैं वापस निफ्टी पे आता हूं। निफ्टी की गिरावट कब से स्टार्ट हो रही है? सितंबर से 7 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट गिरावट 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। लेकिन आईटीआई लिमिटेड ने क्या किया? 21 अक्टूबर के बाद इसने अप ट्रेंड देना स्टार्ट किया। आपका मेन ड्राइवर नीचे जा रहा है और आप ऐसे स्टॉक हो जो ऊपर की कोशिश कर रहे हो। कौन खरीदेगा इसे? कोई नहीं खरीदेगा। अब यहाँ पे इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। अगर मैं इसे ट्रेंड मानता हूँ, तो मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद मैं ये देखूंगा रिट्रेसमेंट क्या बताती है हमें। रिट्रेसमेंट यही बताती है ना हमें कि एक स्टॉक सपोर्ट कहाँ बनाने आएगा और उसकी प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हुई है नहीं। कोई ट्रेड नहीं देता है रिट्रेसमेंट, कोई ट्रेड नहीं देता। इंडिकेटर कोई भी आपको ट्रेड नहीं देते हैं। वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ठीक है आप जो सोच रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, इसमें एक फैक्ट और जुड़ गया कि ठीक है आप सही सोच रहे हो। 50% पे इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और 4 डोजियां हैं। 1 2 3 4 डेली चार्ट है और 4 डोजियां हैं। क्या ये स्टॉक इस राइज मूवमेंट को वापस कंटिन्यू करेगा? ये देखना पड़ेगा इसमें। अब वीकली चार्ट में मेरे सामने एक स्टॉक 6 साल की करेक्शन के बाद निकला है। अब यहाँ आती है फिर से साइकोलॉजिकल बात। आप 6 साल तक एक रेंज में खड़े थे, अब 6 साल बाद निकले हो, तो क्या फिर से 2 साल लगाओगे यहाँ पे? नहीं। अब जो करेक्शन होगी वो टाइम वाइज नहीं होगी, वो प्राइस वाइज होगी। तो पहले प्राइस गिरा, वापस प्राइस गिरा। इस स्टॉक जनवरी से लेकर अभी नवंबर चल रहा है, 8-10 महीने की पूरी कंप्लीट करेक्शन हो चुकी है। डेली पे आप वापस 200 के ऊपर आ चुके हो। मैं 1 घंटे के चार्ट पे आता हूं तो ये मेरे सामने एक बहुत प्यारा सा ट्रेंड है। नो डाउट 1 घंटे पे ये सारी चीजें अब मैं हटा देता हूं। 1 घंटे पे आके मैं मार्क करता हूं इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इस रेंज में अब मेरे पास एक रेंज है 310 रुपए से 280 रुपए की। जो भी काम करना है यही करना है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो मंथली चार्ट पे मैं वापस आता हूँ। आपने एक ट्रेंड दिया 6 साल की करेक्शन की, अगेन ट्रेंड दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महीनों की करेक्शन हुई है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से अगर ट्रेंड देता तो 4-5 महीने अच्छा काम करके दिखा सकता है। लेकिन एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना। एंट्री अब हम ऐसे नहीं ले सकते हवा में। इतनी सारी चीजों के बाद स्क्रीन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है ये स्टॉक? ये स्टॉक 1 घंटे में नीचे गिरने के बाद रेक्टेंगल जैसा एक पैटर्न बना रहा है, छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है। वीकली में मैं आता हूं तो एक मारूबोजू के बाद 2 डोजियां बन रही हैं। अगर ये स्टॉक को नीचे आना है तो मारूबोजू तो बहुत बड़ी है, मैं डेली पे आता हूं। अगर इस स्टॉक को नीचे आना है तो ये जो डोजियों का लो है 280, ये नीचे ब्रेक हो जाना चाहिए। 280 से 310 के बीच में इस स्टॉक में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आपको 310 रुपये या यहाँ से एक बढ़िया सी कैंडल बना के ब्रेकआउट देता है, इग्नोर मत करना इस चार्ट। इस चार्ट में काम अच्छा हो सकता है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं चीज़ें चार्ट पे देखता हूँ। दूसरी बात, ये चार्ट 1999 से लेकर 2016 तक भी एक रेक्टेंगल में ही था। हालांकि इसे ट्राइंगल भी बना सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन ऐसी रहती है कि कहीं से भी कोई भी ड्रॉ करके एक पूरा पैटर्न बना देता है। लेकिन ट्रेंड लाइन का समझो खेल, ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता। ट्रेंड लाइन ये बताता है कि ट्रेंड मजबूत है, लेकिन बार बार आएगा तो टेस्ट करने ट्रेंड लाइन को ही। तो ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा काम भी नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन काफ़ी समय बाद टेस्ट होनी चाहिए। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अब कुछ ट्रेडर सोचते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, नहीं ब्रेक हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या है? ट्रेंड लाइन के आप नीचे सस्टेन करके फिर नीचे गिरते हैं तो ट्रेंड लाइन रिवर्स मानते हैं हम उसे। ट्रेंड लाइन की ब्रेक हो चुकी है। हालांकि हम तो ट्रेंड लाइन पे सौदा लेते नहीं है। फिर भी आपके सामने ये वाला चार्ट पे ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े रेजिस्टेंस है, छोटे टाइम फ्रेम पे यही रेजिस्टेंस 316 एक बार क्रॉस हो जाए या 310, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। अब नो डाउट एक फार्मा का स्टॉक, एक टेलीफोन स्टॉक, कम्युनिकेशन का, और एक स्टॉक है फिर से फार्मा का।
वापस आते हैं हम ग्लैंड फार्मा पे। ग्लैंड फार्मा क्या है? ग्लैंड फार्मा नो डाउट डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। अगर मैं पूरा चार्ट देखूं इसका पूरा ब्रॉडर व्यू तो 2021 से ये गिर ही रहा है। अब मेरा हीकल का अगर आपने वीडियो देखा है जाके देखना आप यूट्यूब पे, मैंने फार्मा सेक्टर पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। आप अगर फार्मा सेक्टर को देखोगे तो 2021 से फार्मा डबल हुआ था, आप वो वीडियो देखना जाके। ग्लैंड फार्मा भी देखो करेक्शन कर रहा है उस पर। अब ग्लैंड फार्मा की करेक्शन 2023 में खत्म हुई। पुराना जो हाई था, ये वीकली चार्ट है, पुराना जो हाई था प्रीवियस हाई जिसे कहते हैं उसे ब्रेक किया, वहीं पे सपोर्ट बनाया, फिर एक अप ट्रेंड दिया। अब मेरी नज़र में ये ट्रेंड रिवर्सल चार्ट है। अब मेरी नज़र में जो है ये ट्रेंड रिवर्सल चार्ट है, ठीक है, लेकिन है तो डाउन ट्रेंड ही। अब जिन सीढ़ियों से आप उतरे हो हर सीढ़ी आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगी, ये तो टेक्निकल का नियम, और नियम को फॉलो करना पड़ता है, पूरा स्क्रीन फॉलो करनी पड़ती है हमें। तो आप नो डाउट सामने स्क्रीन पे देख लो कि पुराना ही सपोर्ट जो 2022 का था वही बना रेजिस्टेंस। 2022 में अक्टूबर में, जुलाई में सपोर्ट था, अक्टूबर में बना, वही रेजिस्टेंस बना है फरवरी में, इसी ईयर, इसी साल फरवरी में, वही रेजिस्टेंस बना है इसी साल अगस्त में। लेकिन क्या ये चार्ट नीचे गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये चार्ट देखो आप नीचे नहीं गिर रहा, ये चार्ट सस्टेन कर रहा है पूरा। मैं डेली पे आ जाता हूँ। डेली चार्ट पे डेली की जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया उसे सपोर्ट बना लिया ऐसे। अब मैं पूरा मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, टाइमिंग सेटअप, मुझे टाइम पता है। मैं टाइम आपको काउंट करके बताऊंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप कोर्स सीखेंगे तो समझ आ जाएगा। पूरा इसमें टाइमिंग कंप्लीट है। अभी क्या हुआ, मार्केट रिसेंटली जो गिर रहा है अक्टूबर से, अब मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट जो हमारा वो अक्टूबर से गिर रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लेकिन ग्लैंड फार्मा क्या कर रहा है? ग्लैंड फार्मा इसी नवंबर से, 5 नवंबर से इसने 23% किया, सॉरी 5 नवंबर से इसने 13% की एक कैंडल बनाई है डेली पे। 13% की कैंडल बना के फिर से ये डेली की, अब मान लो ये चार्ट को ये वाला सपोर्ट तोड़ा इसने, हम मानते हैं कि ये मार्केट में ग्लैंड फार्मा ने एक सपोर्ट बना रखा था 1670 का, इसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद आप खड़े क्यों हो गए? पहली चीज, आप अगर किसी सपोर्ट को तोड़ते हो तो सेलिंग आना चाहिए, आप यहाँ खड़े क्यों हो गए? खड़े होने के बाद आपने मूवमेंट कितना फास्ट दिया ऊपर? क्या ये स्टॉक नीचे जाना चाहता है? अगर नीचे जाना होता तो ये सबसे अच्छा एरिया था। इसी पॉइंट को मैंने नजर में रखा है और यही मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि एक स्टॉक, जो व्यक्ति आपसे, मान लो एक व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है और उससे आपकी दोस्ती हो गई, कैसे विश्वास करोगे? इतने सालों से तो दुश्मनी थी, एक दिन में विश्वास कर लोगे? नहीं। इसीलिए जो आपको सपोर्ट कर रहा था उस सपोर्ट को आपने तोड़ दिया और आप फिर नीचे नहीं जा रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो आप, और फिर ऊपर आ गए आप। जो मार्केट हमारा फॉल कर रहा है उस मार्केट में आप ऊपर आ गए, इसका मतलब इस स्टॉक को नीचे जाना ही नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूं। वीकली में मैं आता हूं तो कंटिन्यू एक ट्रेंड देने के बाद ये डोजियां बन रही है। मंथली काफी अच्छा सपोर्ट संभाल रखा है, वीकली में आते हैं तो 2 डोजियां हैं और इसी सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है। फिर से आते हैं डेली पे, डेली पे आते हैं। नो डाउट फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज करता हूँ, एक ही स्क्रीन काफी है मेरे लिए, बार बार जो ऐड आ रहे हैं। इसका प्रीमियम सेटअप वो लेते हैं जिन्हें ऑप्शंस करना है और 4 स्क्रीन लगानी है। और नो डाउट धन में जब मैं आऊँगा तो मेरे पास पूरे 4 निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप कमेंट्स में लिखें कि सर फ्री क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो जो मुझे एक ही स्क्रीन पे मेरा काम हो जाता है और एक ही सिस्टम पे मेरा काम होता है, मुझे 10-12 स्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे समझ आते हैं चार्ट तो मैं एक स्क्रीन पे लगाता हूँ। अब आते हैं यहाँ से, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है तो मार्केट नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है। सारी चीज़ें हटा देते हैं, चार्ट को क्लियर रखते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इसी मूवमेंट का रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो .61 पे मार्केट रुका है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है दोस्तों, ये जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब इसी 13% की चाल को यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पूरे 13% का ना लगाना हो तो हम यहाँ लगाएंगे, यहीं पे आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट में। ये है आपका वो सेटअप,
ये पूरा ब्रेकआउट, यहाँ से एक करेक्शन, ये डबल टॉप बना है, नीचे आया है, नेक लाइन पे काम कर रहा है और नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या करना चाहिए सर? इसमें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक ये 1793 795 नहीं काटता, आप 1860 नहीं आओगे। मैं दूर की नहीं सोचता हूँ, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप निकालूंगा स्टॉक को। मैं क्या निकालूंगा, अपने आप निकलेगा, मैं सिर्फ स्क्रीन को फॉलो करूंगा। यहाँ आ जाते हैं हम, ये वाला एरिया कटना चाहिए जो डेली चार्ट पे पिछले 2-4 दिन से रुक रहा है ना, यही आप देखोगे तो यही पुराना डेली चार्ट का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता है कैंडल स्टिक कंफ्यूज करती है। सीधी सी बात है, अगर आपको ग्लैंड फार्मा में अप ट्रेंड दिख रहा है तो रिसेंटली कुछ दिनों का जो हाई बना है वो कटना है। अब टेक्निकल सीखने का मतलब क्या है, नुकसान कम देना है, इसीलिए सीखते हैं ना। एक नए व्यक्ति को तो यही नहीं पता कि कौन सा स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा स्टॉक नॉन ट्रेंड में। अब वो क्या करता है, वो तो सस्ता महंगा देख के एंटर करता है। जैसे बहुत सारे लोग IRCTC खरीद रहे हैं, IRFC खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें टीवी में बार बार यही स्टॉक दिखते हैं। ग्लैंड फार्मा का नाम कौन लेगा? इसका मैंने फंडामेंटल्स भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे से ऑर्डर्स के, मतलब बहुत सारी कंपनियां अप्रोच कर रही है और बहुत सारे देशों में इसकी जो है काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल की पकड़। तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर 795 कटता है तो इसमें ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू होगा डेली का। मैं इसमें एक 2200 का टारगेट लेके बैठा हूँ। ये वाला टारगेट बहुत फास्ट अचीव होंगे अगर ये यहाँ से निकलता है। तो मेरे सामने 3 चार्ट है जो बिल्कुल मेरे सामने अप ट्रेंड के लिए रेडी है। उसमें डिशमान कार्बो ब्रेकआउट कर चुका है, मैं आपको पूरा कंक्लूजन देता हूँ। ये ब्रेकआउट कर चुका है, इसमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए और एंट्री लेनी है। ये वाला जो है चार्ट ITI, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में 6 साल बाद निकला है, तो इसमें तो ध्यान देना ही देना है। ग्लैंड फार्मा को थोड़ा सा आप रख सकते हो बेनिफिट ऑफ डाउट में कि ठीक है अगर ये चलने लगा तो थोड़ी बहुत हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये 3 स्टॉक हैं। अब आते हैं, बात करते हैं निफ्टी की। जाहिर सी बात है ड्राइवर को भी तो लेके चलना पड़ेगा, ये तो पैसेंजर हो गए। अब ड्राइवर की बात करते हैं और हम सीधे मंथली चार्ट पे आते हैं निफ्टी के। ये लास्ट गिरावट है, नो डाउट। पूरे 4 साल में निफ्टी ने पहली बार इतनी अच्छी गिरावट दी है, इतनी अच्छी गिरावट दी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इतनी बड़ी गिरावट रही है। वीकली चार्ट पे आता हूं मैं, तो पिछले कुछ हफ्तों से गिर रहा है ये मार्केट। अब एक चीज समझो आप, पहले मार्केट ने एक ट्रेंड दिया तो करेक्शन की प्राइस वाइज, फिर मार्केट ने ट्रेंड दिया, फिर प्राइस तोड़ा, फिर मार्केट ने ट्रेंड दिया और इस बार भी प्राइस तोड़ा। सर इसमें क्या फर्क है? जब भी प्राइस टूटा सीधे मार्केट ऊपर आया, इस बार तो बाउंस भी नहीं ले पा रहा है, इस बार बाउंस भी नहीं ले पा रहा है। डेली चार्ट पे आओगे तो सीधे 3000 पॉइंट की ये गिरावट है। क्या इसे इतनी जल्दी खरीद लेना चाहिए? क्या इस मार्केट में बिना देखे स्टॉक को एवरेज कर लेना चाहिए? आप समझो, जो मार्केट में आप कब आए हो, मान लो कोई ने नया डीमेट ओपन किया है, आप 4 साल से बस चल रही थी तब तो नहीं आए। चलो 4 साल भी बहुत बड़ी बात हो गई, हम यहां से काउंट करते हैं। पिछले मार्च से एक बस चालू हुई, अच्छा ट्रेंड दे रही है, 18,000 का इंडेक्स, 25,000 आ गया, 26,000 आ गया, 26,200 आ गया, तब आप उसमें बाइंग नहीं कर रहे। अब मार्केट गिरा है तो आप इन्वेस्टमेंट लाके नए नए स्टॉक खरीद रहे हैं। क्या आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि स्टॉक में अप ट्रेंड है या नहीं, स्टॉक साइकोलॉजिकल अच्छे हैं या नहीं, स्टॉक में काम करने के लिए वैल्यू भी है कि नहीं? अगर इस मार्केट गिरने पे सारे स्टॉक नीचे नहीं गिरे हैं, मैं आपको लेटेस्ट चार्ट दिखाता हूँ टेक महिंद्रा का, इससे आपको सीखने को मिलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा? सीखने को। ये टेक महिंद्रा का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट देखो, ये वीकली चार्ट है, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते की कैंडल है। 8 वीक यानी कि 2 महीने से मार्केट गिर रहा है। टेक महिंद्रा सिर्फ 1 हफ्ते गिरा और उसके बाद गिरा ही नहीं। क्या है ये? क्या है ये? इसका मतलब क्या है समझे आप? टेक महिंद्रा प्योरली टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। टेक महिंद्रा प्योरली टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। मैंने आपसे कहा था इसने अक्टूबर में ही एक ट्रेंड दे दिया था,
अब खेल समझो, आपको फंसाते कैसे हैं स्टॉक। अक्टूबर में मार्केट नहीं गिरा और टेक महिंद्रा ब्रेकआउट करने लगा 2.5%, हैमर सीधे ब्रेकआउट। लोगों को लगा कि यहां से ये मार्केट निकलेगा, ये पूरा ब्रेकआउट था। निफ्टी 50 का स्टॉक है, नो डाउट। जैसे ही मार्केट गिरा इसने नीचे मारा। अब जो यहां शामिल हुए हैं, आप खुद समझो, अपने आप को रख के देखो कि आप अगर 21 अक्टूबर की ट्रेडिंग में टेक महिंद्रा को लेके बैठे होते हैं तो मार्केट गिरने के साथ ये गिरा है, आप एग्जिट करोगे कि नहीं। लेकिन मैं होता टेक्निकल में, तो टेक्निकल सीधा बता रहा है कि इसके सपोर्ट टूटे ही नहीं है, तो इस स्टॉक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है तो सपोर्ट तो टूटा ही नहीं। लेकिन यहां जिसने बाय किया, साइकोलॉजिकल, उसको मार्केट ने डरा दिया। मार्केट के साथ निफ्टी 50 का स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप भी एग्जिट करोगे। आपने क्या किया, मान लो एक ट्रेडर ने यहाँ एग्जिट किया, फिर से ये ऊपर आ गया, फिर से ये ऊपर आ गया। अब मार्केट नीचे गिर रहा है, टेक महिंद्रा सस्टेन कर रहा है। अगर ये स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ निकलने लग जाए, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, श्योरिटी तो छोड़ो, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडर इसे बाय भी नहीं कर पाएंगे, और टेक्निकल ट्रेडर जिनका साइकोलॉजिकल लेवल माइंडसेट हाई है वो इसमें शामिल होंगे। क्यों? खुद स्क्रीन बता रही है चार्ट की। स्टॉक से मार्केट चलता है, मार्केट से स्टॉक नहीं चलते हैं। पहली चीज क्लियर कर दूं आपको, स्टॉक से मार्केट चलता है। निफ्टी 50 स्टॉकों का इंडेक्स है, 50 स्टॉकों का लेन देन जो होता है, जो बाइंग सेलिंग होती है, उसे शो करता है वो। तो समझो आप कि एक निफ्टी 50 के अंदर का स्टॉक तो नीचे गिर ही नहीं रहा, ऊपर से इसमें प्रोसेस भी है हमारी टाइमिंग सेटअप की। तो टेक महिंद्रा 1713 क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छे ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अब ये काम कैसा करेगा, जिस दिन मार्केट गिरावट में रहेगा उस दिन टेक महिंद्रा निकलना स्टार्ट होगा। यही तो अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मार्केट गिरे और टेक महिंद्रा ऊपर निकले। अब मार्केट गिर रहा है तो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर टेक महिंद्रा क्यों खरीदेगा, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर इसमें इसी तरीके से बाइंग करता जाएगा। तो वापस मार्केट पे आते हैं। अब मार्केट हमारा क्या करेगा सर, अब मार्केट में यहां से आना चाहिए एक सपोर्ट, यहां बनना चाहिए एक सपोर्ट। मार्केट अगर यहां से निकलने की कोशिश करता है तब जाके ये जो तीनों स्टॉक की केस स्टडी हुई है, DCAL, ITI लिमिटेड एंड ग्लैंड फार्मा, अगर मार्केट यहां से निकलना स्टार्ट होता है तो हम इन स्टॉकों में अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट बाउंस लेगा तो ये स्टॉक ट्रेंड में आएंगे, और जब मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक जितना ट्रेंड दिया है सिर्फ उसी की करेक्शन करेंगे। हम वो स्टॉक उठा रहे हैं जो इस मार्केट में अप ट्रेंड को संभाल रखा है, जिन्होंने, जो नीचे नहीं गिरे हैं। अब क्या होता है, डेली पे कल के दिन क्या हुआ, मार्केट ने 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट पिछले जितने भी सालों से काम कर रहा है, 4 सालों से, डेली को इतनी इजीली नहीं काटता है। डेली की 200 इतनी इजीली नहीं कटी है, तो यहाँ पे भी इतनी इजीली नहीं कट रही है। 1 2 3 4 दिन से यहाँ संभाल रखा है। अब कल यहां से एक मूवमेंट देने की कोशिश की, लेकिन अगेन वही बात, साइकोलॉजिकल समझो आप। जो 3000 पॉइंट मार्केट गिर गया है तो आधे लोग तो ऐसे आए होंगे इस मार्केट में कि 3000 पॉइंट गिरा है, 500-700 का बाउंस आ जाएगा, कॉल होल्ड कर लेते हैं, फ्यूचर ले लेते हैं, और कितना गिरेगा। इसीलिए मार्केट अभी ऊपर नहीं संभल पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट बाउंस आया ही नहीं है। तो नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि 3000 पॉइंट गिर चुका है, 1000 पॉइंट का बाउंस आएगा, एग्जिट कर देंगे। क्या इतनी इजीली मार्केट बाउंस देगा? जो मार्केट पिछले 7 हफ्तों से गिर रहा है, बीच में ये रेड कैंडल आई है और इसमें एक बाइंग डोजी आई है। बायर्स किसी भी हफ्ते सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी हफ्ते सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं बायर्स। छोटी सी ग्रीन कैंडल भी नहीं बना पा रहे हैं। क्या समझ आता है हमें कि मार्केट इतना जल्दी तो बाउंस नहीं लेने वाला। लेकिन मैं मार्केट से बाउंस नहीं चाहता, मैं मार्केट को यहाँ सस्टेन करवाना चाहता हूँ। अगर यहाँ सस्टेन कर गया तो भी स्टॉक अपना काम करते रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाता है तो भी स्टॉक काम करते रहेंगे। अब मान लो यहाँ से मार्केट में बाउंस आता है तो नो डाउट आप जैसे गिरे हो वैसे ही ऊपर आओगे। 1 घंटे के चार्ट पे आप किसी भी सपोर्ट को ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट पुराने सपोर्ट को रेजिस्टेंस जरूर बना रहे हो, पुराने सपोर्ट को रेजिस्टेंस जरूर बना रहे हो। तो क्या समझ आ रहा है हमें इतना सा समझ आ रहा है कि मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर नहीं है। अब कल बनाई है इसने ग्रेवस्टोन डोजी, नो डाउट
ग्रेव स्टोन डोजी कैसे बनती है? ग्रेव स्टोन डोजी इस तरीके से बनती है कि मार्केट पहले ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, वापस आके वहीं क्लोज हो जाता है। तो एक बॉडी हमें मिलती है और एक शेडो मिलती है, तो ये ग्रेव स्टोन डोजी है। अगर वापस मार्केट ऊपर चलने लगता है, जो कि फॉलो अप कैंडल जिसे कहते हैं, तो फिर क्या होता है, ट्रेडर्स इस पे विश्वास नहीं कर पाते। अब जिन्होंने कल बाइंग कर रखी होगी उनका एसएल हिट हो गया यहाँ पे, तो वो अब कल के दिन मार्केट चलेगा तो बाय थोड़ी कर पाएंगे। वो तो यही सोचेंगे ना कि आज भी गिर गया तो मार्केट। यही कारण है कि ग्रेव स्टोन डोजी में जब रिवर्सल आता है तो ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। अब ग्रेव स्टोन डोजी का हाई भी 300 पॉइंट ऊपर बना है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो मैं मार्केट में तो ट्रेड ज़्यादा करता नहीं हूँ, फिर भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जब मैं यहाँ RSI इंडिकेटर लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि 1 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहे थे, यहाँ से एक ये डाइवर्जन क्रिएट हो रहे थे। इसका एक बाउंस कंप्लीट हुआ है। 1 घंटे पे आता हूँ तो 1 घंटे पे अभी डाइवर्जन है, एक बाउंस और आ सकता है, नो डाउट। आप सारी मूविंग एवरेज पे एक सेलिंग ट्रेंड दे रहे हो, मार्केट में एक बाउंस की भी जरूरत है। बाउंस ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, पुराने हाई नहीं कटेंगे, तो 1000 पॉइंट का आएगा। उस 1000 पॉइंट में तो हमारे स्टॉक काफ़ी अच्छे चल जाएंगे। अब बात करते हैं टारगेट की। तो DCAL का जो टारगेट रहेगा वो मात्र 30% का रह सकता है, 260 और 280 के एरिया तक। 30% में इसमें मैं बाइंग देख रहा हूँ। ग्लैंड ITI लिमिटेड को मैं सीधे 35% के आसपास देख रहा हूँ, 286 और 360 और 380 का एरिया देख रहा हूँ, मतलब 35% की यहाँ से चाल आएगी। एंड ग्लैंड फार्मा में अगर यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है तो सबसे पहला टारगेट 1858 पॉइंट का, और बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसे 2100 का टारगेट के लिए देख रहा हूँ यहाँ तक के। नो डाउट तीनों में अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक बार अगर हम प्रॉफिट में आ गए 20%, हमारा स्टॉप लॉस जो था उसे हम कॉस्ट पे कर देंगे। ये है आज की केस स्टडी। और बायर सेलर्स एक चीज अच्छे से समझ लो, आप बाइंग करने जाते हो, जब आप बाइंग करते हो तो आपको कुछ पहलू देखना पड़ते हैं। नो डाउट गिरते हुए मार्केट में सभी बाइंग करते हैं, क्योंकि उन्हें गिरता हुआ मार्केट ऊपर जाने वाला रहता है, और ऊपर जाने वाले मार्केट में गिरावट करते हैं। पिछले कुछ समय से बायर्स कह रहे थे कि मार्केट कब गिरेगा, और अब कह रहे हैं बायर्स कि मार्केट कब ऊपर आएगा। बायर सेलर्स दोनों ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स इसीलिए उलझा पड़ा रहता है। हमें क्या करना है, सिंपल सा काम। अगर आपको टेक्निकल आता है तो सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। और अगर आपको मार्केट में और साइकोलॉजिकल लेवल आते हैं तो और अच्छी बात है। अब जब तक हाई नहीं टूटता मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है 3000 पॉइंट गिरा है तो कल ही 3000 पॉइंट ऊपर थोड़ी आ जाएगा। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक मार्केट ने खुद करेक्शन की है। तो इस करेक्शन में अभी तो टाइम लगेगा। तो मार्केट 6-8 महीने के लिए फंस चुका है, और स्टॉक तो अपना स्पेसिफिक काम करेंगे। अभी टेक महिंद्रा बताया, अभी मैंने ITI बताया, ये तो गिरे नहीं। तो मार्केट के साथ सारे स्टॉक नहीं गिरते हैं। और आप अगर मुझे YouTube पे आप मेरा वीडियो देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। फर्स्ट टाइम मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ पॉइंट सिखाते जाऊँगा आपको मैं मार्केट में। तो थैंक यू गाइज, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। और मेरी तरफ से ये वीडियो है, इसको आप आराम से देखिए। थैंक यू सो मच।